जब मैं कॉलेज में था तो हमेशा सोचता था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के बाद हम क्या काम करेंगे। काम करने का किसी को कम किसी को ज्यादा पैसा क्यों मिलता है, ट्रिप्स पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, लंच आउटिंग्स पे जाएंगे कि नहीं जाएंगे, पर्क्स क्या मिलते हैं एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर किसी प्राइवेट कंपनी में, क्या 8 से 10 घंटा लगातार काम कराया जाएगा, कोडिंग कराई जाएगी, क्या सैटरडे संडे को बुलाया जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस मैं आप लोगों को आंसर करूंगा। उसी के साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा कि आप लोग हाईएस्ट पैकेज कॉलेज में प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये तो आपको पता चलेगा ही कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करता है। उसी के साथ साथ ये भी बताऊंगा आप लोगों को कि कंपनीज क्या देखकर हायर करती है किसी को भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मजे की बात ये है कि आई एम नाउ इन अ पोजीशन टू आंसर दिस क्वेश्चन। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर मोस्टली मैनुअल काम करता है, वो काम करता है जिसमें क्रिएटिविटी लगती है। आज की तारीख में मैनुअल काम मोस्टली मशीन्स कर सकती हैं, लेकिन क्रिएटिविटी वाला काम सिर्फ ऐसा होता है जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स करते हैं, जो कि मशीन नहीं कर सकती। कुछ चीजें सिर्फ सॉफ्टवेयर इंजीनियर सेंस कर सकते हैं। सर्वर्स को मेंटेन करना, किसी भी एक कोड बेस में क्या अपडेट्स देने हैं ये करना, रियल वर्ल्ड में क्या जरूरत है, वेबसाइट में क्या चेंज करना चाहिए, लोग क्या प्रेफर कर रहे हैं, इस तरह के काम एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर करता है। अब अलग अलग सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अलग अलग काम करते हैं। कोई वेबसाइट बिल्ड करता है, कोई एप्स बिल्ड करता है, कोई सर्वर्स को मेंटेन करता है, कोई ऑलरेडी बिल्ड वेबसाइट के डिजाइन को ठीक करता है, और कोई डेटा से इनसाइट्स निकालता है। तो अलग अलग फील्ड के इंजीनियर्स अलग अलग काम करते हैं, लेकिन कुछ चीजें सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए कॉमन रहती हैं। हर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एक टीम के अंदर काम करता है, वो टीम जो कि एक पर्टिकुलर फोकस पे काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग गूगल और माइक्रोसॉफ्ट में काम कर रहे हैं तो हो सकता है आप गूगल मैप्स की टीम में काम करें, हो सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को बिल्ड करने पर काम करें, हो सकता है कि आप माइक्रोसॉफ्ट की वन ड्राइव को बिल्ड करने में काम करें, और ये भी हो सकता है कि आप इनमें से कोई भी कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट में काम ना करें, आप माइक्रोसॉफ्ट के अंदर इंटरनली बिल्ड होने वाली एप्लीकेशंस को बनाने में काम करें। जो कस्टमर फेसिंग एप्स होती हैं, कस्टमर फेसिंग एप्स का मतलब वो एप्स जो कि डायरेक्टली कस्टमर को फेस कर रही है। फॉर एग्जांपल, गूगल के लिए ड्राइव, उनका गूगल मैप्स, उनका गूगल सर्च जो कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट है, ये सारे बहुत अहम प्रोडक्ट्स हैं और ये कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज कस्टमर फेसिंग प्रोडक्ट्स को बहुत ही एक्सपीरियंस लोगों के हाथ में देती है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि जरा सोचो अगर किसी दिन गूगल मैप्स काम करना बंद कर जाए, कितनी बड़ी आउटेज कहलाएगी ये गूगल के द्वारा। कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी कि एक बेसिक लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर को इतने बड़े काम दिए जाए। तो जब भी आप एंटर करते हैं किसी कंपनीज में, तो आप बड़े प्रोडक्ट पे तो काम कर नहीं रहे होंगे, ना ही आप बहुत बड़ी जिम्मेदारियां अपने कंधे पर संभाल रहे होंगे। आप जोमेटो का एग्जांपल लो, स्विगी का एग्जांपल लो, जरा सोचो कि आप एक ऐप डेवलपर हो, एक एंट्री लेवल ऐप डेवलपर, जिससे गलती हो ही सकती है, और आपने प्ले स्टोर पर एक गलत एपीके पुश कर दिया। कितने सारे लोग खाना ऑर्डर नहीं कर पाएंगे और कंपनी को कितना ज्यादा रेवेन्यू लॉस होगा। तो कोई भी कंपनी एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इस तरह के काम नहीं करवाती है जिसमें गलती होने से कंपनी को बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़े। और इसी के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर होता है जो कि मैनेज करता है एंटायर प्रोडक्ट को। फॉर एग्जांपल, माइक्रोसॉफ्ट में वन ड्राइव को देखने के लिए एक प्रोडक्ट मैनेजर होगा जो कि मैनेज करेगा पूरे प्रोडक्ट के फीचर्स, क्या बिल्ड करना चाहिए, क्या बिल्ड नहीं करना चाहिए, कौन सी जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेगा। ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक प्रोडक्ट मैनेजर की। अब बात करते हैं हायरार्की की। हायरार्की की मैं बात करूं तो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बेसिक लेवल पर हो सकता है, या फिर वो एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकता है, या लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर सकता है, या फिर एज अ मैनेजर काम कर सकता है। लेकिन अगर हम स्टार्टअप्स की बात करें तो स्टार्टअप्स में हायरार्की बहुत कम देखने को मिलती है। स्टार्टअप्स में कोई भी इंसान कोई भी काम करता है क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होती हैं, और स्टार्टअप चाहता है कि कम से कम पैसे में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाए, कम से कम लोग ज्यादा से ज्यादा काम अपने कंधे पर संभालें। एक बहुत ही फ्रेंडली इन्वायरमेंट होता है और हायरार्की कम से कम देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप एक किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, तो आप लोगों को मुख्य रूप में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का रोल देखने को मिलता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर एंट्री लेवल के काम करता है। मोस्टली आप लोगों को एक ऐसा काम पकड़ाया जाएगा जो कि बहुत ऑब्वियस होगा, लेकिन वो अगर गलत भी हो जाता है तो उसको चेक करना बहुत आसान होगा। अगर आप एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो थोड़ी जिम्मेदारी आपकी बढ़ जाएगी और आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना एक्सपेक्ट किया जाएगा। एज अ लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर आप लोगों को टेक्निकल एज वेल एज लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी पड़ेंगी, और आप लोगों को प्रोडक्ट को अच्छी तरह से समझकर कुछ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। अब किसी भी कंपनी में आप चले जाएं, काम गिट एंड गिटहब के द्वारा कोलैबोरेटिव अप्रोच से होता है, इसलिए मैं कहता हूं गिट एंड गिटहब आप लोग जरूर सीखें। अब आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, चाहे वो गिटहब यूज ना कर रही हो, वो गिट किसी ना किसी तरह का वर्जन कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर जरूर यूज कर रहे होंगे, और 95% केसेस में गिट ही होता है। बहुत सारी कंपनीज का अपना इंटरनल बिट बकेट या फिर अपना इंटरनल गिटहब होता है जो कि वो मैनेज करते हैं। तो गिट की जो बेसिक्स हैं वो वहां पर लागू होते हैं। अब बात करते हैं कि क्या टेक आप लोग यूज करेंगे। इट डिपेंड्स अपॉन आप किस कंपनी में काम कर रहे हैं, किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, किस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग एक एंड्रॉइड डेवलपर हैं तो डेफिनेटली आप लोग एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि एक एंड्रॉइड डेवलपमेंट टीम में सारे लोग
लोग एंड्रॉइड डेवलपमेंट करेंगे, कुछ लोग एंड्रॉइड ऐप के द्वारा यूज होने वाली एपीआईज पर काम करेंगे, कुछ लोग उस ऐप को टेस्ट करने पर काम करेंगे। बेसिकली आप लोगों का जो मैनेजर है वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हर इंडिविजुअल को देगा और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर सब लोग अपना अपना काम करेंगे एंड लेटर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी सारे काम को एकत्रित करके एक जगह पर लाकर एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाना। अगर आप लोग एक एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो तो मोस्टली आप लोग काम करोगे बहुत ही छोटे टास्क पर। आपको 1 साल तक कम से कम कंपनी में टेस्ट किया जाएगा कि यार आप कुछ कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, एंड बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस आप लोगों का इंक्रीमेंट भी होगा, आप लोगों को कितनी ज्यादा और जिम्मेदारियां देनी है ये भी डिसाइड होगा, आपका प्रमोशन करना है कि नहीं करना है ये भी डिसाइड होगा। तो परफॉर्मेंस हमेशा अपनी अच्छी रखनी चाहिए ताकि जैसे जैसे आप कंपनी में आगे बढ़ो आप एक ऐसी स्टेट में आ जाओ कि लोगों को आप बताओ कि क्या करना है। एक बहुत बड़ा सवाल जो लोग पूछते हैं, क्या आप डीएसए एक्चुअल में यूज करोगे? तो भाई मैं आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन का स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देता हूं। द डायरेक्ट आंसर इज नो बट द इनडायरेक्ट आंसर इज यस। अगर आप लोग डायरेक्ट डीएसए की बात करते हैं तो शायद आप डायरेक्टली डीएसए को यूज ना करें अनटिल अनलेस आप लोग बहुत ही कोर लेवल पर काम कर रहे हो किसी एक प्रोडक्ट के। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग सीक्वल के अंदर इंप्लीमेंटेशंस पे काम कर रहे हो तो शायद आप लोग ट्री स्ट्रक्चर ये सब यूज करोगे, बट ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है। अब मैं एक थंब रूल आप लोगों को बताता हूं, अगर आप स्टार्टअप्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेवलपमेंट पर ज्यादा फोकस करो, प्रोजेक्ट्स पर ज्यादा फोकस करो, और अगर आप लोग एक बड़ी एमएनसी के अंदर घुसना चाहते हो तो जो उनके प्रिपरेशन है एग्जाम की वो डीएसए के थ्रू ही होगी। आपके इंटरव्यूज में मोस्टली डीएसए ही पूछा जाएगा और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप लोग डीएसए के क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करते हो तो आप लोग एफिशिएंट कोड लिख पाते हो। डायरेक्टली डीएसए शायद कंपनीज में यूज नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली आपका लॉजिक इतना अच्छा हो जाता है, लॉजिक बिल्डिंग आपकी इतनी बढ़िया हो जाती है डीएसए करने के बाद, आप लोग एफिशिएंट कोड ही लिखेंगे। डीएसए करने के बाद टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब आप लोगों को पता चलता है और आप लोग रियल वर्ल्ड में उसको इंप्लीमेंट करने लग जाते हैं। तो डीएसए बेकार नहीं है, बिल्कुल बेकार नहीं है। अब आप लोगों का हाई पैकेज किसी भी कंपनी में कैसे लगेगा ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप लोग बहुत बड़े पैकेजेस की बात कर रहे हैं तो आप लोगों को एक बड़ी कंपनी को टारगेट करना पड़ेगा। स्टार्टअप में शायद आप लोगों को वो पैकेज ना मिले और अगर मिले भी तो शायद जॉब सिक्योरिटी इतनी अच्छी ना हो। एंड 90% केसेस में जो हायर पैकेजेस होते हैं वो हमें बिगर एमएनसीज में ही देखने को मिलते हैं। इसके लिए आप लोगों को डीएसए मास्टर करना पड़ेगा और सिस्टम डिजाइन भी मास्टर करना पड़ेगा क्योंकि ये 2 प्राइमरी टॉपिक्स हैं जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंटरव्यूज में। तीसरी चीज ये है कि सीजीपीए मैटर करता है क्योंकि अगर आप लोग एक ब्राइट स्टूडेंट है तो आपका सीजीपीए अच्छा होगा और ये चीज काफी बार इंटरव्यूअर को इंप्रेस कर जाती है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्वेश्चंस का आंसर दे रहे हो, ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरे पास एग्जांपल्स है इस चीज को प्रूव करने के लिए कि अगर बहुत बुरा सीजीपीए है तो शायद कंपनी एक बार के लिए आपको कंसिडर ही ना करेगी कि इसकी परफॉर्मेंस एकेडमिकली इतनी बेकार है, इसने अगर इंटरव्यू निकाल भी लिया तो इसको लेना रिस्की है क्योंकि ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ सेमेस्टर्स इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं रही है। तो आपको सीजीपीए एक डिसेंट मेंटेन करके चलना ही चलना है। अगर आप लोगों का सीजीपीए बेकार है, डोंट वरी, आपके लिए मोटिवेशन हो सकता है अपने सीजीपीए को थोड़ा और इंप्रूव करने का। लेकिन बेकार की बातों में बिल्कुल मत पड़ना, उन लोगों की बातों में बताना जो कहते हैं सीजीपीए मैटर ही नहीं करता है, बस पास हो जाओ और उसके बाद आप किसी भी कंपनी में लग जाओगे अगर स्किल्स हैं। देखो मैटर करता है सीजीपीए, आप लोग को अपने दिमाग में रखना पड़ेगा नोट करके। फिर इसके बाद एक और चीज जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है प्रोजेक्ट्स। अगर आप लोग हाई पैकेज चाहते हैं तो आपको प्रोजेक्ट्स बनाने पड़ेंगे ज्यादा से ज्यादा और वो प्रोजेक्ट्स में दम होना चाहिए। आप ये चीज दिखाओ कंपनी को कि भाई मैं ये बना सकता हूँ, देखो मैंने पूरा यूट्यूब का क्लोन बना दिया या मैंने पूरा फेसबुक का क्लोन बना दिया या मैंने इंस्टाग्राम पूरा क्लोन करके रख दिया, ऐप और वेब दोनों। मतलब इंप्रेसिव प्रोजेक्ट्स होने चाहिए। ये नहीं आप कह रहे हो कि भाई मैंने टू डू लिस्ट बना ली है, कैलकुलेटर बना लिया है मैंने, A+ हो जाता है उससे। नहीं भाई, वो सब नहीं बनाना है अगर आप इंप्रेस करना चाहते हैं इंटरव्यूअर को। तो कुल मिला के प्रोजेक्ट्स आप लोगों को ऐसे बनाने हैं कि इंटरव्यूअर देखे तो कहे कि हाँ यार इस लेवल के प्रोजेक्ट्स बनाने वाला कैंडिडेट मुझे चाहिए। अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कितना टाइम हम लोग कोड करेंगे। देखो मोस्टली 2 घंटे से ज्यादा कोड आप किसी भी दिन में नहीं करोगे क्योंकि आप लोग अपना टाइम कम्युनिकेट करने में, थिंक करने में, डिस्कस करने में यूज करोगे। कभी कभी आपका काम डिपेंड करता है कि दूसरे ने आपको काम करके दिया कि नहीं। कभी कभी आप लोग काम नहीं करेंगे क्योंकि आपका काम डिपेंड करता है किसी दूसरे इंसान के काम पर और उसी ने कंप्लीट करके नहीं दिया, तो ऐसे में थोड़ा चिल हो जाता है, आप ऑफिस में चिल कर सकते हैं। ऑन द फ्लिप साइड कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी में डिप्लॉयमेंट है तो आप लोगों को थोड़े बहुत घंटे ज्यादा भी रुकना पड़ सकता है। अब आप वही इंसान है जो कि जल्दी जाते थे तो हाँ कभी कभी आप लोग लेट भी रुकेंगे, तो ये बैलेंस बना रहता है कंपनी के अंदर। कभी कभी आपको संडे भी आना पड़ेगा, बहुत रेयरली ऐसा होता है, बट हाँ ऐसा होता है कि आपको आपका मैनेजर अपने लेवल पर संडे पे बुला ले। तो मेरा पर्सनल टेक तो इसमें यह है कि यार चले जाना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल अगर आपको ग्रो करना है तो हाँ कहीं ना कहीं कंपनी के साथ और कंपनी के गोल्स के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा, एज लॉन्ग एज आपकी कंपनी का कल्चर टॉक्सिक ना हो। तो अब बात करते हैं एमएनसी वर्सेस स्टार्टअप की। स्टार्टअप में बेसिकली आप लोगों को चीजें थोड़ी कम ऑर्गेनाइज मिलेंगी, एमएनसी में पूरा ऑर्गेनाइज्ड इकोसिस्टम होता है। स्टार्टअप में प्रेशर थोड़ा ज्यादा रहता है, एमएनसी में रिलेटिवली थोड़ा सा कम रहता है। इसीलिए अगर आपके पास एक बहुत अच्छी एमएनसी का ऑफर है प्लस आपके पास एक स्टार्टअप का ऑफर है तो मैं कहूंगा कि आप लोग स्टार्टअप को मत चुनो, एज लॉन्ग एज आपको स्टार्टअप में या तो कोई ओनरशिप मिल रही हो या आपकी मजबूरी हो कि यार वो जॉब बहुत अच्छी रही है या आपकी प्राइमरी स्किल्स वाली जॉब नहीं है कि आपकी ग्रोथ जो है स्टार्टअप में ज्यादा आपको दिख रही है तो आप जा सकते हो, या फिर आपको स्टार्टअप में पैसे इतने ज्यादा मिल रहे हैं कि इट्स वर्थ टेकिंग द रिस्क। लोग कहते हैं स्टार्टअप में आप लोग बहुत ज्यादा सीखोगे, ग्रोथ होगी, बट मैं थोड़ा सा इसके खिलाफ हूं। एज
लॉन्ग एज आपका करियर सेफ नहीं है ना, मुझे नहीं लगता कि ग्रोथ मैटर करती है। भाई अगर आपका जो करियर है, आपके पास अगर जॉब सिक्योरिटी नहीं है तो ग्रोथ किस बात की। ये थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, शायद जो लोग स्टार्टअप चला रहे हैं उनको ये बात अच्छी ना लगे, बट दिस इज अ फैक्ट। मेरा एक दोस्त था जो कि एक फिनटेक कंपनी में काम कर रहा था, जहाँ पर उसको इन हैंड 90 के मिल रहे थे। अचानक से उसके पास एक ऑफर आया 1.4 लाख पर मंथ का, और उसने स्टार्टअप ज्वाइन कर लिया। और ओवर द नेक्स्ट 6 मंथ उसका जो वर्क लाइफ बैलेंस खराब हुआ, उसको हेल्थ इश्यूज हुए, उसको जो स्ट्रेस हुआ वो बहुत ज्यादा बेकार था, और उसने मुझे बताया कि इट वाज नॉट वर्थ इट टू स्विच। तो कभी कभी आपको सिर्फ पैसे देख के भी स्विच नहीं करना चाहिए, आप लोगों को ये देखना चाहिए कि स्टेबिलिटी कैसी है, लॉन्ग टर्म में आपका जो फ्यूचर है वो कैसा है। कभी कभी आप लोगों को फायर भी कर दिया जाता है ले ऑफ के नाम पर। ये क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में कभी बताऊंगा, और अगर आप लोग को पता है तो लोगों को कमेंट सेक्शन में बताओ कि ले ऑफ के नाम पे फायर करना क्या होता है। लेकिन मैं बात करूंगा पर्क्स की, कि क्या पर्क्स मिलती है आप लोगों को कंपनीज में। एक सबसे बड़ा जो पर्क आप लोग को मिलता है वो ये होता है कि मंथ में एक बार आप लोगों को टीम लंचेस और डिनर्स पर लेकर जाया जाता है। कुछ कंपनीज आप लोगों को फ्री फूड्स और एक्सो कार्ड्स, ये सारी चीजें प्रदान करती हैं। अब लेट मी टेल यू कि ये जो फ्री फूड होता है और जो टीम लंचेस होते हैं, डिनर्स होते हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट फ्री फूड। आपको नेटवर्किंग करने का मौका मिलता है, आपको ऐसे ऐसे लोगों से बात करने का मौका मिलता है जिनसे शायद आप सिर्फ प्रोफेशनली जुड़े हुए हो, आप लोग पर्सनल लेवल पर नहीं जानते हो उनको, आपको उनको पर्सनल लेवल पर जानने का मौका मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी कंपनी का जो CTO था, उसके साथ मैं साइड में बैठकर फाइनेंस डिस्कस कर रहा था कि यार अपने पैसे को कैसे मैनेज करना चाहिए। उन्होंने मुझे इतनी बढ़िया टिप दी जिसकी सहायता से मैं अपने पैसे बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर पा रहा हूँ आज। तो जो टीम लंचेस होती हैं, ट्रिप्स होती हैं, कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इट्स नॉट जस्ट अबाउट लंच, ट्रिप एंड कॉन्फ्रेंस, लेकिन कभी कभी आप लोगों को लोगों के साथ पर्सनली कनेक्ट करने का मौका मिलता है, जिससे कि आपकी लाइफ पर एक इम्पैक्ट आता है। मे बी आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज खुल जाए, आप किसी बड़ी कंपनी के CEO या CTO से मिले और उसके बाद आपका उस कंपनी के अंदर जाने का चांस बन जाए, आपका फ्यूचर इंप्रूव होने का चांस बन जाए। तो टीम लंचेस मोस्टली एक मंथ में एक बार होते हैं, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। अगर आपकी कंपनी US में है तो आपको ऑन साइट जाने का भी मौका मिलता है, या UK में है, आयरलैंड में। एंड वंस अगेन ये बात अगेन अप्लाई होती है कि अगर आप लोग बाहर जाते हैं तो आपको ट्रैवल करके बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कॉन्फ्रेंसेस में आप जाते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं रिसेंटली स्ट्राइप सेशंस कॉन्फ्रेंस में गया था सैन फ्रांसिस्को। वहां पर सिर्फ मैंने स्ट्राइप की कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं करी थी, लेकिन मैं ऐसे ऐसे लोगों से मिला था कि मजा आ गया था, और आज तक टच में उन लोगों के साथ। एंड फ्यूचर में ये कनेक्शंस शायद मेरे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होंगे। तो कभी भी आप लोग ट्रिप्स पे जाते हैं, कॉन्फ्रेंसेस पे जाते हैं, तो एक कंपनी के द्वारा स्पॉन्सर्ड होता है। एंड कभी कभी आपका मैनेजर एज अ प्राइज आपको देता है, आपने इतना हार्ड वर्क किया है तो जाओ यार घूम के आओ, US जाओ यार ऑन साइट जाओ। शायद आप कॉन्फ्रेंस अटेंड करने नहीं जा रहे हो, लेकिन आप घूमने जा रहे हो, नेटवर्क करने जा रहे हो। तो हाँ, ये पर्क्स कंपनीज में रहते हैं, बट प्रोवाइडेड की कंपनी का हेडक्वार्टर्स बाहर हो तभी आप घूमने जाओगे। जब आप बिजनेस ट्रिप पे जाते हो तो आपका खाना, होटल रूम्स, ये सब चीजें आपको बढ़िया से बढ़िया प्रदान की जाती हैं। और अगर आप एक बड़ी MNC में काम करते हो जो कि प्रॉफिटेबल भी है, तो ये पर्क्स इवन फर्दर बढ़ जाते हैं। आप बहुत अच्छे होटल में रहेंगे, आप बहुत अच्छा खाना खाएंगे, आप बहुत अच्छी फ्लाइट में बैठ के जाएंगे। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं कंपनीज जो कि प्रॉफिटेबल एंड बड़ी MNCs हैं। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे अपने करियर में, आपका रोल शिफ्ट होगा, आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आप और अच्छा पैसा बनाएंगे, आप लोग और अच्छे काम करेंगे, मे बी आपको मैनेजर में प्रमोट कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें बनी रहती हैं, बट लर्निंग नेवर स्टॉप्स। आई होप कि आप लोगों को मैंने बता दिया किस तरह से सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम करता है और क्या काम करता है। एंड आई होप इस वीडियो को देख के आपको मजा आया, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जान के, और जो स्टोरीज मैंने आपको बताई वो जान के। अभी के लिए इस वीडियो में इतना है गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।